डर का माहौल था। मनोज की लाश बुरी हालत में चौक पर पाई गई थी। वहीं रामू काका खड़े थे और इर्द गिर्द गांव के कुछ लोग मौजूद थे। फिर एक और शिकार हुआ उसका। हमने कितनी बार गांव के लोगों को समझाया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रात के समय वो गलती करता जरूर है। रामू काका, आप कौन सी गलती के बारे में कह रहे हैं? रात को 9 बजे के बाद निशी डाक हमारे गांव में घूमती है और वो हमें हमारे ही किसी रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या किसी दोस्त की आवाज में पुकारती है। अगर हम रास्ते पर हैं तो वो पीछे से आवाज लगाती है, और अगर हम घर पर हैं तो वो दरवाजे के बाहर से आवाज लगाती है। अगर 1 या 2 बार आपने आवाज सुनने पर पीछे पलटकर देखा या दरवाजा खोला तो वो आपको अपना शिकार बना लेगी। रामू काका, ये निशी डाक है कौन और उससे बचने का उपाय क्या है? निशी डाक क्या है, ये तो एक रहस्य है, लेकिन उससे बचने का उपाय है। वो किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 2 बार ही आवाज लगा सकती है। इसका मतलब रात के समय जब भी आपको कोई 2 बार पुकारे तो आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हाँ, अगर तीसरी बार आपको पुकार सुनाई दे तो समझो आप सुरक्षित हैं। मनोज की मौत और रामू काका के समझाने पर अब गांव के लोग बहुत सावधान रहने लगे। अब निशी डाक से निपटने के लिए गांव के लोगों ने अपनी जीवन शैली में कुछ चीजों में बदलाव किया। रात 9 बजे से पहले रोजाना 1 घंटा बजा दिया जाता। 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, सभी लोग अपने अपने घरों को पहुंच जाएं। बिरजू अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी नरेश उसके पास आया। अरे बिरजू, एक बढ़िया सी चाय बना दो भाई। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? सुना नहीं घंटा बज चुका है, 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है। अरे सुबह से एक भी चाय नहीं पी है, बना दो ना। बीवी से झगड़ा नहीं होता तो उससे बनवा लेता। अरे अगर तुम्हारे चक्कर में रुका तो तुम्हारी यही पहली चाय हम दोनों की आखिरी चाय हो जाएगी। ये कहकर बिरजू ने दुकान का शटर गिरा दिया और उस पर ताला मार दिया। चलो मैं तो चलता हूँ, तुमको जान बचानी है तो जल्दी से घर पहुँच जाओ। जहाँ सभी लोग अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे, वहीं एक घर ऐसा था जहाँ कुछ और ही मंजर चल रहा था। एक औरत जिसके चेहरे पर घूंघट था, उसकी नजर घंटे पर ही थी। 9 बजने वाले हैं, मुझे जल्दी निकलना होगा। वो एक कमरे में गई जहां एक पिंजरे में एक काला मुर्गा रखा हुआ था। उसने वो पिंजरा उठाया और घर से निकल गई। इस समय चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी ऐसे में अकेले चलने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन वो बेखौफ जंगल की तरफ बढ़ रही थी। चलो मैं भी घर को चलता हूँ। अब यहाँ रहूंगा तो निशी डाक मुझे मार डालेगी। अब तो घर जाकर बीवी को ही मनाना पड़ेगा। इस तरफ उसकी बीवी भी परेशान हो रही थी। आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही झगड़ा कर लिया, काश उनको रोक लेती तो इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। अरे बिमला, दरवाजा खोलो। विमला ने झट से दरवाजा खोल दिया और जैसे ही उसने सामने देखा तो उसकी आंखें खौफ से फट पड़ी। कुछ देर बाद नरेश अपने घर पहुंचा तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अरे लगता है गुस्सा ठंडा हो गया। उसने घर में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसने पाया कि उसकी बीवी की लाश जमीन पर पड़ी है और उसकी दोनों आंखें निकली हुई हैं।
गांव के लोग अब जितनी हो सके उतनी सावधानी बरत रहे थे, लेकिन सभी बहुत डर में जी रहे थे। एक दिन टांगे में सवार एक परिवार इनके गांव पहुंचा। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। बताइए, आप लोग कौन हैं और किसके यहाँ पधारे हैं? जी, मेरा नाम मुरली है और ये मेरी पत्नी निर्मला, ये मेरा भाई राकेश और ये है मेरा बेटा चिंकू। तो आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर आए हैं या कोई और बात है? जी, हम मलिहारी गांव में रहते थे, लेकिन वहाँ बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ आने का फैसला किया। अब कोई किराए का घर मिल जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, हम आपके रहने का बंदोबस्त भी कर देंगे। सरपंच ने मुरली के परिवार को एक घर दे दिया। मुरली और राकेश पूरे दिन गांव घूमे और वहां के लोगों से मिले। और रात को ये दोनों चौक पर कुछ आदमियों के साथ बैठे थे। तभी अरे भागो, 9 बज गए। अरे क्या हुआ? 9 बज गए तो? अरे तुमको पता नहीं क्या, 9 बजे हमारे गांव में निशी डाक मंडराती है। उस आदमी ने निशी डाक के बारे में मुरली और राकेश को सब बताया। कुछ ही देर में सभी अपने अपने घरों में घुस बैठे और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बड़े अजीब लोग हैं, जो भी बोला मेरे तो सर के ऊपर से चला गया। भैया, आपके कुछ समझ आया? बस इतना ही कि कोई निशी डाक पीछे से 2 बार पुकारेगी। खैर, तुम घर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है भैया। ये कहकर राकेश वहां से घर की तरफ चल दिया। मुरली ने एक सिगरेट सुलगाई और धुआं उड़ाते हुए आगे बढ़ गया। कितना शांत खूबसूरत गांव है, बेकार में अफवाह फैला रहे थे। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। अरे भैया, आप भी घर चलिए, भाभी ने आपको बुलाया है। अरे राकेश, तुम घर पहुंचो, मैंने कहा ना मैं बाद में आऊंगा। भैया, मैंने भाभी से कहा कि भैया अभी नहीं आने वाले, लेकिन वो फिर भी आपको बुला रही हैं। अरे राकेश, तुम घर जाओ, मैं नहीं आ रहा। तभी मुरली का मोबाइल बजा। उसने देखा तो ये कॉल निर्मला की थी। हेलो। हाँ जी, आप दोनों कहाँ हो? नहीं राकेश भैया है, नहीं आप आ रहे हो? अरे लेकिन राकेश तो अभी मेरे पास आया था और वो कह रहा था तुमने उसे मुझे बुलाने के लिए भेजा है। ये आप क्या कह रहे हैं? राकेश भैया तो मेरे पास पहुंचे ही नहीं। तभी मुरली का माथा ठनका और उसने पलटकर देखा तो दूर दूर तक उसके अलावा कोई नहीं था। कहीं गांव के लोगों की बात सच तो नहीं? ठीक है, मैं अभी घर आ रहा हूँ। तभी उसे छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। उसने उस तरफ देखा तो उसे वही घूंघट वाली औरत नजर आई। आज भी उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसके अंदर काला मुर्गा बंद था। ये औरत इतनी रात में कहाँ जा रही है? कहीं यही तो निशी डाक नहीं है? मुरली उसके पीछे हो लिया। वो काफी दूर से उसका पीछा कर रहा था। अरे बाप रे, ये अचानक ठंड कैसे बढ़ने लगी
और ये धुआं, कुछ ही देर में धुआं बहुत ज्यादा हो गया और वो औरत नजरों से ओझल हो गई। इस तरफ निर्मला घर पर चिंकू के साथ थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे भाभी, दरवाजा खोलिए। कौन? राकेश, आती हूँ। ये कहते हुए निर्मला अपनी जगह से उठी। मम्मी, मुझे एक गिलास पानी दीजिए ना। अभी देती हूँ बेटा। निर्मला चिंकू के लिए पानी लेने के लिए किचन में पहुंची। तभी फिर से आवाज आई। अरे भाभी जी, इतना समय क्यों लगा रही हो, खोलिए ना। निर्मला को दूसरी आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से चिंकू को पानी दिया। उसके बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ी रही थी। तभी दरवाजा खुला और मुरली और राकेश घर में दाखिल हुए। अरे राकेश, दरवाजा खुला था तो तुम इतनी देर से आवाज क्यों लगा रहे थे? अरे हमने तो कोई आवाज नहीं लगाई, हम तो अभी आए हैं। अगर तुम अभी आए हो तो फिर जो मैंने पुकारें सुनी वो किसकी थी? निर्मला, मुझे लगता है कि वो निशी डाक होगी जिसके बारे में गांव के लोग बातें कर रहे थे। उसने मुझे भी राकेश की आवाज में 2 बार पुकारा था। शुक्र है कि हम लोग उसका शिकार नहीं बने। मुरली अभी भी उस औरत के बारे में ही सोच रहा था जो धुएं में ही कहीं गायब हो गई थी। अगली रात फिर से मुरली राकेश के साथ उसी जगह पहुंचा जहां उसने उस औरत को देखा था। कुछ देर के इंतजार के बाद उन्होंने पाया कि वही औरत एक घर से निकली। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर जंगल की तरफ रवाना हो गई। देखो, वो रही। वो दोनों उसके पीछे हो लिए। वो मध्यम कदमों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में वही काले मुर्गे वाला पिंजरा था। हे रुको! वो दोनों जल्दी से उसके पास पहुंचे और दोनों ने उस पर बंदूक तान दी। अरे कौन है आप लोग? अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम ही हो ना जो गांव के लोगों को निशी बनकर मार रही हो? वो दोनों उसको गांव ले आए और उन्होंने सभी गांव वालों को भी इकट्ठा किया। अरे मुरली, तुम्हारे पास ये पिस्तौल कहां से आई और कौन है ये औरत? सरपंच जी, मैं हूं इंस्पेक्टर मुरली प्रसाद शर्मा और ये है मेरा भाई सब इंस्पेक्टर राकेश। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। अरे आप लोग पुलिस वाले हो? जी हाँ, पिछले कई महीनों से इस गांव में जिस तरह से खून हो रहे थे उसी की तहकीकात करने के लिए हम यहाँ आए थे। अगर हम पुलिस के रूप में आते तो ये चौकन्नी हो जाती और हम इसे कभी नहीं पकड़ पाते। दरोगा बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस निशी डाक को पकड़ लिया, वरना ना जाने कब तक ये हमारे गांव के लोगों को मारती रहती। चलो अब अपना चेहरा सबको दिखाओ, कौन हो तुम? अरे ये तो मधु है, हम जिसे अनाथ लाचार लड़की समझ रहे थे, असल में यही निशी डाक थी। मधु के पास कोई जवाब नहीं था। मुरली ने मधु को अपने घर में बंद कर दिया और गांव के लोगों को सूचित किया। परसों हमें और इसे लेने के लिए पुलिस वैन आ जाएगी। अब आप लोग खतरे से बाहर हैं। अब सभी गांव के लोग खुश थे। रात होने पर अब किसी के भी चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। सभी खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे। अरे बिरजू काका, जरा एक मस्त चाय बना दो। आज तो पहली बार हम 9 बजे के समय आपकी दुकान पर चाय पीने वाले हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया। बिरजू चाय बनाने लगा। मैं जरा 1 नंबर करके आता हूँ।
ये कहकर मंटू दुकान के पीछे जंगल की तरफ रवाना हो गया। अरे मंटू, कहाँ जा रहे हो? यह आवाज सुनकर मंटू के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। उसने पलटकर देखा। अरे यह तो मंटू की आवाज है। सभी उसकी आवाज सुनकर जंगल की तरफ भागे। उन्होंने पाया कि मंटू मर चुका है और उसकी आंखें निकली हुई हैं। निशिडाक तो कैद है, फिर इस मंटू को किसने मारा? मुरली और राकेश अब मधु के पास पहुंचे। तुम हमसे क्या छुपा रही हो? सच सच बता दो। देखिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा रही। मैं ही निशिडाक हूँ। अगर तुम निशिडाक हो तो फिर मंटू को किसने मारा? इस पर उससे कोई जवाब नहीं बना। ठीक है दरोगा बाबू, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं मेरी बहन जमुना के साथ इसी गांव में रहा करती थी। सरपंच के बेटे महेश से जमुना बहुत प्यार करती थी और महेश भी उससे बहुत प्यार करता था। महेश, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ मेरी जान, हम शादी जरूर करेंगे। तो आप अपने पिताजी से बात क्यों नहीं करते? कब तक हमें ऐसे घुमाते रहेंगे? अरे हाँ हाँ जमुना, मैं बात करूंगा। तुम घबराती क्यों हो? कई दिन महीने ऐसे ही गुजर गए, लेकिन महेश ने सरपंच जी से बात नहीं की। महेश, आप आखिर कब बात करेंगे? अब तो हम दोनों एक भी हो चुके हैं। जमुना, मुझ पर भरोसा रखो। तभी सरपंच वहां आ पहुंचा। ये सब क्या चल रहा है? पिताजी, तुम इस लड़की से इश्क लड़ा रहे हो जिसकी ना जात पता ना ही इसकी बाप का। नहीं पिताजी, मैं तो इसको यही समझा रहा था कि हम इससे शादी नहीं कर सकते। ये बेवजह हमारे गले पड़ रही है। यह सब सुनकर जमुना के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसने कुछ गांव के लोगों को भी इकट्ठा किया जिन्होंने इनको साथ में देखा था। बताओ भैया, हम दोनों आपकी दुकान पर कई बार चाय पीने आया करते हैं ना? नहीं सरपंच जी, हमने इसे भैया के साथ कभी नहीं देखा। उन दोनों ने झूठी गवाही दी और इस पर सरपंच को गुस्सा आ गया। तू मेरे बेटे को बदनाम करना चाहती थी, अब मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगा। निकल जा यहाँ से। उन्होंने सरपंच के हाथ पैर जोड़े और जमुना को समझा बुझाकर घर ले आए। लेकिन जमुना बहुत सदमे में थी। उसने तंत्र क्रियाएं करना शुरू कर दिया। दीदी, आप ये सब क्या कर रही हो? ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। उसी समय सरपंच वहां आ पहुंचा और उसने जमुना की गर्दन पर अपनी तलवार से हमला किया। दीदी, तुमने मुझ पर हमला तो कर दिया, लेकिन मैं नहीं मरने वाली। मैं सिर्फ इस शरीर को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी आत्मा और मेरी शक्तियां जिंदा रहेंगी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब इसकी सजा तुम्हारे साथ साथ पूरा गांव भुगतेगा। ये झूठे गांव वाले कुछ देखने के बावजूद भी अंधे बने रहे। मैं इन सबको सच में अंधा कर दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। ये आखिरी वचन बोलकर दीदी ने दम तोड़ दिया। सरपंच ने उनकी लाश को जंगल में गड़वा दिया। अगर किसी को कुछ भी बताने की हिम्मत की तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरपंच के धमकाने की वजह से मैं बहुत चिंतित थी। उसके बाद गांव में निशिडाक का कहर फैलने लगा। मैं एक तांत्रिक से मिली और उसको सब कुछ बताया। मरने के बाद वो बहुत शक्तिशाली हो गई है। जैसा उसने वादा किया था,
वो सभी को अंधा करके उन्हें खत्म कर रही है। बाबा, इसको कैसे रोका जा सकता है? उसे रोका नहीं जा सकता, बस उसकी शक्तियों को कम किया जा सकता है। जिस जगह उसकी मृत्यु हुई थी उसी जगह रोजाना एक काले मुर्गे की बलि देनी होगी। इससे उसकी शक्तियां कम हो सकती है। तब से मैं ऐसा ही करती आई थी। मैं रोजाना रात को एक काले मुर्गे की बलि चढ़ाती थी, जिससे निशी डाक यानी जमुना एक रात में सिर्फ एक ही इंसान का शिकार कर पाती थी। अब मुरली ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने सरपंच और उसके बेटे महेश को हथकड़ी लगा दी। अरे दरोगा बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की सच्चाई पता चल चुकी है। तुमने जमुना को मारा और अपना बदला लेने के लिए वो मरने के बाद निशी डाक बन गई। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। मुरली ने अब जमुना की पूरी दास्तान गांव वालों को कह सुनाई। दरोगा बाबू, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें सच से रूबरू कराया। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। वो तो हम करेंगे ही रामू काका। फिलहाल आज रात हम निशी डाक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। उसके बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। मधु, तुम हमें उस तांत्रिक के पास लेकर चलो जिसने तुमको वो उपाय बताया था। मुरली ने सरपंच और महेश को उन्हीं के घर में बंद कर दिया। फिर मधु उनको लेकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। प्रणाम बाबा। प्रणाम। आपने मधु को जो उपाय बता रखा था उससे अब तक कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। आप ये बताइए कि उस निशी डाक को मारा कैसे जा सकता है? उसे मारना इतना आसान होता तो अब तक हम उसे खत्म कर चुके होते। बाबा, कुछ तो सोचिए। पूरे गांव की जान खतरे में है और अब तो उसके गुनहगार भी कैद हैं। एक रास्ता है। तांत्रिक ने उन्हें कोई उपाय बताया। फिर ये तीनों गांव वापस आए। कोई भी गांव का आदमी 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। आज रात हम निशी डाक को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमारी रक्षा ये रुद्राक्ष की माला करेगी। हमें निशी डाक पर पहले गंगा जल फेंकना है और उसके बाद उसके गले में ये रुद्राक्ष की माला डालनी है। गांव के सभी लोग अभी भी डर में थे। 9 बजने से पहले ही घंटा बज गया। चलो चलो, सब अपने अपने घरों को चलो। सभी गांव वाले अब घरों में घुस गए। इस तरफ सरपंच और उसका बेटा महेश भी अपने घर के अंदर बंद थे। पिताजी, पुलिस वाले अभी निशी डाक को मारने में व्यस्त है। जब तक वो उसे मारेंगे हम लोगों को इतने में यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। हाँ बेटा, कह तो ठीक रहे हो, लेकिन हम भागे तो भागे कहाँ से? महेश ने इधर उधर देखा और एक खिड़की पर उसकी निगाह ठहर गई। पिताजी, हम इस खिड़की को तोड़कर भाग सकते हैं। इस बंधे हाथों से कैसे तोड़ेंगे इसे? कुछ तो करना ही पड़ेगा पिताजी। इस तरफ मुरली और राकेश निशी डाक को मारने की प्रक्रिया पर काम कर रहे थे। राकेश निशी डाक की तलाश में गांव के एक गली से गुजर रहा था। मुरली भैया, आप कहाँ हो? दूसरी तरफ मुरली भी इसी तरह सड़क पर टहल रहा था। राकेश, तुम कहाँ हो? अरे राकेश को क्यों ढूंढ रहे हो? आपको तो मुझे ढूंढना चाहिए। मुरली को एक बार आवाज आई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो चुपचाप खड़ा हुआ था और दूसरी आवाज का इंतजार कर रहा था। मुरली, आप मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं यहाँ हूँ, आपके ठीक पीछे।
ये सुनकर मुरली ने अपने हाथ में पकड़ा गंगा जल का कलश कसकर पकड़ा और पकड़ते ही सारा पानी सामने की तरफ उछाल दिया। ये तो मुरली की आवाज है पापा। लगता है उसने निशी डाक को मार डाला। महेश खिड़की तोड़ चुका था। वो दोनों खिड़की से बाहर निकले और गांव की सरहद की ओर भागने लगे। तभी अचानक सरपंच का पैर एक गड्ढे में चला गया और वो वहीं जमीन पर गिर गया। पापा आप रुकना नहीं, ठीक है? इधर सरपंच ने खुद को संभाला और खड़ा हुआ। बेवकूफ कहीं का, पीछे मुड़कर देखता तो मुझे निकलने में मदद कर सकता था। सरपंच कुछ कदम चला ही था। पिताजी! उसकी आवाज सुनते ही सरपंच डर गया। कहीं ये निशी डाक तो नहीं? अरे पिताजी, मैं यहाँ हूँ। निशी डाक को तो दरोगा ने मार दिया है ना। यह सुनकर सरपंच ने सुकून की एक सांस ली और पीछे मुड़कर देखा। हे भगवान! सरपंच, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। तो वह सरपंच के ऊपर झपट पड़ी और सरपंच की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। इस तरफ महेश भी तेज तेज कदमों के साथ सरहद की तरफ बढ़ रहा था। अरे ओ मूर्ख, पीछे मुड़कर तो देख, मैं कहाँ फंसा हूँ। अकेले आगे बढ़ा जा रहा है। अरे कहाँ फंसे हैं आप पिताजी? ये फंसने का समय नहीं है। महेश ने पीछे मुड़कर देखा तो सरपंच कीचड़ में गिरा हुआ था। उसका कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से कीचड़ के अंदर था। अरे पिताजी, आप वहाँ कैसे पहुँच गए? वो सब बाद में पूछना, पहले मुझे बाहर निकालो। कहीं दरोगा आ पहुंचा तो हम दोनों को पकड़ लेगा। ठीक है पिताजी, मैं आता हूँ। महेश सरपंच को निकालने के लिए उनके करीब पहुंचा। पिताजी, हाथ दीजिए। उसने सरपंच का हाथ पकड़ा और उसको खींचने की कोशिश करने लगा। कितना खाते हैं आप पिताजी? तभी अचानक से ऊपर से कुछ जमीन पर आ गिरा। महेश ने देखा तो वो सरपंच की लाश थी। उसे देखकर महेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसी समय मुरली और गांव वाले भी वहां पहुंचे। अब महेश ने फिर से उस तरफ देखा जिसे वो कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था, तो वो निशी डाक ही थी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ दरोगा बाबू। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता महेश बाबू। मैंने तुमसे जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया था। तुमने तो अपना वादा नहीं निभाया, लेकिन मैं निभाऊंगी। ये कहते हुए निशी डाक ने महेश का गला पकड़ा। वो हवा में ऊपर उठने लगी। बचाओ, मुझे बचाओ। वो महेश को साथ लिए बहुत ऊपर हवा में उड़ती जा रही थी। देखते ही देखते सबकी नजरों से ओझल हो गई। ये कहाँ गई? तभी महेश की लाश जमीन पर आ गिरी, जिसकी आंखें निकली हुई थी और गर्दन भी टूटी हुई थी। दरोगा बाबू, निशी डाक को तो आपने खत्म कर दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गई? निशी डाक को खत्म करने का एक ही तरीका था, जो उसके असली गुनहगार हैं उनको खत्म करने में उनकी मदद की जाए। इसलिए हमने ये सब नाटक किया था। निशी डाक ने अब अपना बदला ले लिया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर सभी गांव के लोगों ने सुकून की सांस ली। मधु भी अब खुश थी, क्योंकि उसकी बहन जमुना को अब इंसाफ मिल गया था।